In the series of important question for board examination, today we will discuss the final strategy for your board examination. So students, इंग्लिश एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है और आज हम लोग यहाँ पर एक मॉडल पेपर है, ये हम लोग के सामने, इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन पेपर करना है, कितने वर्ड्स में कौन सा आंसर लिखना है, कितने पेजेस में लिखना है। ये सब कुछ आज हम लोग यहाँ पर एक फाइनल स्ट्रैटेजी बनाएंगे ताकि कल जो है जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आए तो आप लोग का वहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर सेक्शंस में डिवाइड होता है। तो इसमें सबसे पहला सेक्शन है आपका रीडिंग। रीडिंग में आपके सामने सबसे पहले एक अनसीन पैसेज आता है। तो आप लोग जो हैं, जैसे ही आपके पास में क्वेश्चन पेपर आएगा तो आप लोग क्या करेंगे कि जो अनसीन पैसेज है ये पहले आपको नहीं पढ़ना है। वहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो क्वेश्चंस दिए होते हैं इन्हें 2-4 मिनट लगा करके सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इनको अच्छे से समझ लीजिएगा कि इन क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये बच्चों टोटल 15 मार्क्स का होता है तो काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स का ये होता है आपका। तो जब आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लेंगे उसके बाद में जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इसका आप आंसर यहाँ पर निकालने की कोशिश कीजिएगा। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपका टाइम जो है वो बहुत कम वेस्ट होगा। अगर आप पहले पूरा पैसेज पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर उसका आंसर लिखेंगे तो इस तरह से आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो आप क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ करके उसका आंसर यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, ये 3 मार्क्स के होते हैं, यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 4 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके आप देख रहे हैं 3-3 मार्क्स के यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो यानी कि अच्छा खासा मार्क्स है यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए। तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, कितने वर्ड्स में लिखना है, कम से कम 3 या 4 लाइन, आपको लगभग 3 लाइन में जो है ये आपको आंसर देना है। और किस तरीके से देना है, अगर आप अपने वर्ड्स में इसको बना सकें, खुद से लिख सकें तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं भी लिख पा रहे हैं तो ज़बरदस्ती जो है वो गलत सलत बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आप लोग जो हैं टू द पॉइंट, अगर आपको आंसर यहाँ पे 1-2 लाइन में मिल रहा है तो आप बिल्कुल एज इट इज़ वहाँ पर लिख दीजिएगा जा करके। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आप आंसर जो है वो गलत लिखाएं। अच्छा, सबसे पहले कौन सा सेक्शन जो है वो अटेम्प्ट करें, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप सेक्शन ए जो है वो पहले अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, अगर आप सेक्शन बी भी पहले कर देते हैं तो ऐसा नहीं कि आपके मार्क्स कट जाएंगे या आपको कंपैरेटिवली कम मार्क्स दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। जिस सेक्शन में आप कंफर्टेबल हों कि आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है, आप उसको पहले अटेम्प्ट कीजिएगा। लेकिन अगर कोई भी चीज़ सीक्वेंस में हो तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक, तो जो है सेक्शन ए जो है, एक्चुअली सबसे पहले क्या होता है कि ये जो आपका सेक्शन है ये अनसीन होता है, इसे आपने पहले कभी पढ़ा नहीं होता। जैसे आपका सेक्शन बी है राइटिंग सेक्शन, उसमें आर्टिकल भी आप तैयार कर चुके होते हैं, थोड़ा बहुत लेटर भी आपके तैयार होते हैं। ग्रामर सेक्शन में सेक्शन सी वो भी आपका पढ़ा हुआ ही होता है। लिटरेचर सेक्शन भी आपका काफ़ी कुछ तैयार किया हुआ होता है। ये जो आपका रीडिंग सेक्शन है सेक्शन ए, ये अनसीन पैसेज होता है, ये आपने पहले नहीं पढ़ा होता है। तो जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आए तो फ्रेश माइंड से जो है एक बार आप लोग इसके क्वेश्चंस पढ़ करके इसका आंसर अगर आप पहले करने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल से आप जो हैं वो ज़्यादा अच्छी तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे। और चूँकि ये 15 मार्क्स का है तो आप लोग इसको ऐसे भी नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आपके जो 4 क्वेश्चन है वो 3-3 मार्क्स के हैं। फिर यहाँ 5th क्वेश्चन है आपका, ये थोड़ा आपको वोकैबलरी से रिलेटेड होता है, जैसे कि सिनोनिम आपसे पूछ सकते हैं। इसमें 3 पार्ट होते हैं, इसका ए पार्ट, फिर ये है आपका बी पार्ट और सी पार्ट। और ये जो क्वेश्चन है आपके, ये वाले जो पार्ट हैं ये 1-1 मार्क्स के होते हैं। तो इसमें सिनोनिम पूछ सकते हैं, एंटोनियम पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको इस तरह से पूछ सकते हैं विच वर्ड मीन द सेम एज, तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो ओवरऑल ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आता है सेक्शन बी। अच्छा, इसमें आंसर्स जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि कम से कम 3 लाइन आप लोग वहाँ पर लिखिएगा। इफ़ इन केस अगर आप 3 लाइन्स का आंसर वहाँ पर नहीं लिख पा रहे हैं तो टू द पॉइंट अगर 2 लाइन में भी आ रहा है आंसर तो भी काफ़ी है। मतलब मतलब ज़्यादा लिखने के चक्कर में आप गलत मत लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में आपका आता है सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन। ठीक है, और सबसे पहला होता है यहाँ पे आर्टिकल। अगर आर्टिकल में से आपको जो आर्टिकल के जो भी टॉपिक दिए हैं उनमें से कोई एक आपको अच्छे से आता है तो आप वो पहले कर लीजिएगा।
ठीक है। और ये लिखना होता है 100 to 150 वर्ड्स, यानी कि 100 to 150 वर्ड्स मतलब कि 1 से 1.5 पेज। और मेरा सजेशन ये है कि 1.5 पेज से कम आप बिल्कुल भी मत लिखिएगा, ठीक है। और आर्टिकल कैसे लिखा जाता है और इसका फॉर्मेट क्या है, ये वीडियो अपलोड हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो उसे ज़रूर देखिएगा। तो मेरा सजेशन यही है, देखिए ये 10 मार्क्स का है, इसमें भी काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स का आर्टिकल है आपका, तो सही से फॉर्मेट देख करके आप लिखिएगा। और ऑलमोस्ट 4 पैराग्राफ जो हैं आप इसमें ज़रूर बनाइएगा। 3 से 4 पैराग्राफ से कम, मतलब 4 पैराग्राफ से कम आप मत लिखिएगा। तो लगभग 1.5 पेज जो है वो आपका इसमें आ जाएगा। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 3 है लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों का ही फॉर्मेट चैनल पे अपलोड है और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा। और जितने भी इम्पॉर्टेंट लेटर हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो भी मैंने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा चैनल को। अच्छा, इम्पॉर्टेंट लेटर क्या है? लेटर टू एडिटर हर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग उसे कैसे लिखा जाता है, देखिए इस तरह के लेटर्स की ओपनिंग लाइन और क्लोजिंग लाइन जो होती हैं वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं। बस आपको बीच में क्या है 2 से 3 लाइन बस अपने आप से लिखनी होती है। अब उसमें रिसीवर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, ये सब कुछ लगभग सेम होता है। इसे लिखने में तो मुझे नहीं लगता आप लोग कोई प्रॉब्लम आएगी। फिर सब्जेक्ट होता है, बाकी 2 या 3 लाइन जो है वो आपको अपने आप से बना करके लिखनी है और ये भी आपका 10 मार्क्स का होता है। अच्छा, ये कितने पेज का आपको लिखना है? ये भी आपको 1 से डेढ़ पेज से कम लेटर आपका नहीं जाना चाहिए। एटलीस्ट आपको 1.5 पेज तो इसमें लिखना ही चाहिए। फिर ये तो फॉर्मल लेटर है और एक यहाँ पे इनफॉर्मल लेटर दिया है। इसका भी फॉर्मेट जो है वो चैनल पे अपलोड है, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो इन दोनों में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करनी है। फिर इसके बाद आता है आपका सेक्शन सी यानी ग्रामर सेक्शन। अच्छा, ग्रामर सेक्शन में क्या होता है? सबसे पहले आप लोग को सिनोनिम्स या एंटोनिम्स में से कुछ आपसे पूछा जाएगा कि एंटोनिम्स हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं आप लोगों के और ये भी आपके 2 मार्क्स के होते हैं। ये 10 मार्क्स का है आपका क्वेश्चन नंबर 4, 10 मार्क्स का है आपका। तो एंटोनिम इसमें पूछा गया है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, जो सही हो वो आपको टिक करना है। बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिनोनिम या एंटोनिम हम करें कैसे। इसमें आप एलिमिनेशन वाला मेथड यूज़ कीजिएगा। जैसे कि आपको लगे कि हाँ ये इसका एंटोनिम नहीं हो सकता, ये एंटोनिम नहीं हो सकता है, तो उसको हटाते जाइएगा। तो जो 3 ऐसे होते हैं जो इसके एंटोनिम नहीं होंगे, एक ही बचेगा लास्ट में। तो आप लोग ऐसा कीजिएगा, मान लीजिए अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है तो बाकी पढ़ के देखिएगा और देखिएगा क्या ये इसका सिनोनिम या क्या ये इसका एंटोनिम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जा सकता है कि इसके लिए कोई 1 वर्ड लिखिए, कौन सा होगा। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए होते हैं आपको। फिर सिनोनिम आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। इसके बाद में होमोफोन्स आपसे पूछे जाते हैं। होमोफोन्स आप लोग जानते हैं, सेम साउंड वर्ड, मतलब 2 वर्ड्स जिनकी साउंड तो सेम होती है लेकिन उनका मीनिंग अलग होता है। और ये सारे ही सिनोनिम, एंटोनिम्स और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, ये सारे के सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हैं वो सारे के सारे चैनल पे अपलोड हैं, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। जो ईडियम दिया है इसका क्या मीनिंग है, तो ये आपको वहाँ पर ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें समझ करके आपको टिक करना पड़ेगा। इसके बाद में फिर ग्रामर सेक्शन का ही क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपके सामने। ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 5 में भी पार्ट होते हैं, इसमें 5 पार्ट्स होते हैं और ये भी 10 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो ग्रामर सेक्शन मतलब जो सेक्शन सी है वो आपका टोटल 25 मार्क्स का होता है। 5 मार्क्स की आपकी क्या होती है, यहाँ पर ट्रांसलेशन होती है। तो आइए क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। इसमें जो है आपको इनडायरेक्ट स्पीच इसका लिखना होता है। अच्छा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या पढ़ें? वैसे ज़्यादातर जो है वो आपका असर्टिव सेंटेंस ही पूछा जाता है और कभी कभी इंटेरोगेटिव भी पूछ लिया जाता है। तो असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, ये आप लोग इसके रूल्स बहुत अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। तो इन दोनों में से एक ही आपको अटेम्प्ट करना है, चाहे आप इसका इनडायरेक्ट लिखिए और चाहे ये नीचे वाला जो बी दिया है उसका आप इनडायरेक्ट लिखिए। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। अब इसमें क्या होता है, ये आपका सिंथेसिस वाला पार्ट होता है जो आपने ग्रामर में पढ़ा होगा। इसमें 2 अलग अलग सेंटेंस दिए होते हैं और इन्हें कंबाइन किया जाता है। जैसे कि ये सेंटेंस दिया है, इसे कॉम्प्लेक्स में कंबाइन करना है और दूसरा सेंटेंस है इसे कंपाउंड में आपको क्या करना है, कंबाइन करना है।
तो इसमें भी कोई एक ही करना है जो आपको अच्छे से आता हो, जिसे आप अच्छे से बना सकें, आप उसी को अटेम्प्ट कीजिएगा। और ये भी 2 मार्क्स का है, मतलब अगर आप एक इसमें से करेंगे तो आपको 2 मार्क्स इसमें मिलेंगे। फिर थर्ड पार्ट इसका आता है और वो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन, जो आपने चैप्टर पढ़ा होगा ग्रामर में। अब इसमें क्या है, इसमें भी आपको एक ही अटेम्प्ट करना है। तो इसमें क्या दिया है, ये जो आपका ए है इसे पॉजिटिव डिग्री में आपको ट्रांसफॉर्म करना है और बी वाले में कंपैरेटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म करना है। तो इन दोनों में से जो भी आप अच्छे से कर सकें उसी को अटेम्प्ट कीजिएगा। नेक्स्ट इसमें आता है आपका सिंटेक्स, जो आपने पढ़ा होगा ग्रामर में। तो करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसमें ये 2 सेंटेंस दिए हैं, इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है या क्या है, ये आपको सही करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है और एक करने पर आपको 2 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। अब इसमें क्या है कि ये यहाँ पे 2 आपको वर्ड्स दिए हैं ए एंड बी। इसमें क्या है, डोज और डॉज। ठीक है, ये है एसेंट और एसेंट। तो इन दोनों वर्ड्स का क्या है, ये साउंड सेम है पर इन दोनों का मीनिंग ही अलग है। तो ये होमोफोन्स है आपका। इसमें क्या करना होता है, आपको हिंदी में मीनिंग नहीं लिखना है, ना ही इंग्लिश में इसका मीनिंग लिखना है, बल्कि आपको 2 सेंटेंस बनाने हैं। मतलब एक सेंटेंस, दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है और इसमें इन्हीं दोनों वर्ड्स का अलग अलग सेंटेंस बनाना है। एक सेंटेंस इसका बनाना है, फिर आपको डॉज हेडिंग डाल करके फिर एक सेंटेंस इसका बनाना पड़ेगा। और वो सेंटेंस आप ऐसा बनाइएगा ताकि जो इसकी मीनिंग को क्लियर कर सके। सो ईजी है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। ये सेक्शन भी मुझे लग रहा है आप लोग बहुत आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट आता है बच्चों आप लोगों का ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन बच्चों बहुत ध्यान से कीजिएगा, इसमें टेंस का पूरा ध्यान रखिएगा। देन इसके बाद में आपका आता है सेक्शन डी। ठीक, अब आप लोग को इसमें मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो सेक्शंस हैं ये आप अपने नेक्स्ट पेज से हमेशा स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, तो अब सेक्शन डी आता है, ये होता है आपका लिटरेचर सेक्शन। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। तो आपको क्या करना है, 40 वर्ड्स। अब इन दोनों में से ए दिया है, इसमें भी आपके पास ऑप्शन है और ये जो ईच क्वेश्चन है वो आपका क्या है, 4 मार्क्स का है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक करना है आपको। और ये 40 वर्ड्स यानी कि कम से कम 4 लाइन का आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। बहुत सोच समझ के अच्छे से कीजिएगा, टू द पॉइंट आंसर लिखिएगा। बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 लाइन से कम इसमें मत लिखिएगा। ठीक है, इसके बाद में फिर बी आता है, मतलब आपको ए से अटेम्प्ट करना है यहाँ पर और दूसरा जो है वो आपको यहाँ पर बी वाले में से अटेम्प्ट करना है। मतलब टोटल आपको क्वेश्चन 7 में आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। ए में से 2 दिए, इनमें से कोई एक करना होगा आपको। ठीक है, और उसके बाद आपका बी दिया है, इन दोनों में से आपको कोई एक करना होगा और वही मतलब 4 लाइन से कम आप मत लिखिएगा यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 8। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। अब यहाँ पे आपको 80 वर्ड्स में आंसर देना है। अब 80 वर्ड्स क्या है, देखिए आंसर जो है वो आपका 7 मार्क्स का है। अब 80 वर्ड्स आपको टोटल काउंट करके नहीं लिखने हैं। 80 वर्ड्स का मतलब है कि 8 से 9 लाइन, 10 लाइन। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि ये लॉन्ग आंसर है, तो कम से कम एक पेज जो है वो आप इसमें ज़रूर लिखिएगा और एटलीस्ट इसको हेडिंग वाइज आप लिखिएगा। ठीक है, जैसे आप 3 हेडिंग्स बना सकते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन और लास्ट में कंक्लूजन। अगर इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो कंक्लूजन आप लोग ज़रूर लिखिएगा और बीच में आप एक ऐसी हेडिंग बनाइएगा जिसमें आप यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे। ये जो क्वेश्चन, इन दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, आंसर एनी वन। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट कीजिएगा, एटलीस्ट 3 हेडिंग्स लिखिएगा। इंट्रोडक्शन में आप लोग क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में आप जिस लेसन से इसको लिया गया उस लेसन का नाम और उसके राइटर का नाम आप लोग लिखिएगा। और कंक्लूजन में आप मतलब क्या कहना चाहते हैं, दस वी कैन से या इन दिस वे वी कैन से, इस तरीके से आप जो हैं वो कंक्लूजन लिखिएगा। तो एटलीस्ट 3 हेडिंग्स बन जाएंगी, तो एक पेज आप अच्छी तरीके से उसमें लिख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका पोइट्री सेक्शन से लिया गया है। तो रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब ये जो स्टैंजा है ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है यहाँ पर, और फिर उसके बाद में यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं
उसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा। 3 क्वेश्चंस आएंगे इसमें और ईच क्वेश्चन जो है वो आपका कितना है, 2 मार्क्स का है, मतलब टोटल 6 मार्क्स का है ये आपका ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें आप बहुत अच्छे से बच्चों बहुत ध्यान से पढ़ करके फिर एक एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अच्छा, आपको कितने वर्ड्स में लिखना है, यहाँ पर कितनी लाइन लिखनी है, तो 2 से 2.5 या 3 लाइन लगभग आप लोग इसमें आंसर दीजिएगा। 2 लाइन से कम लाइन मत लिखिएगा आप लोग इसमें। अगर 2 से ज़्यादा हो रहा है, 2.5 हो रहा है, 3 हो रहा है तो ओके, मतलब ठीक है, आप इतना लिख सकते हैं। पोएटिक डिवाइसेस भी पूछे जा सकते हैं कि इस स्टैंजा में अगर किसी पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया है तो वो भी बता दीजिए, या इसकी राइम स्कीम पूछी जा सकती है कि इस स्टैंजा की राइम स्कीम बताइए। तो ये सभी कुछ जो है वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, जहाँ पर मैंने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन दिया है पोम का, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोम्स। तो इनमें से ये 3 पोम दी हैं, इनमें से किसी एक का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। सेंट्रल आइडिया बच्चों 4 मार्क्स का है। ये कितने पेज में लिखना है, कम से कम 1 पेज आप इसमें ज़रूर लिखिएगा। अच्छा, सेंट्रल आइडिया लिखने का एक बहुत ही यूनिक तरीका और बहुत ही ईजी तरीका मैंने बताया है, तो उसके इन सभी के सेंट्रल आइडियाज़ जो हैं वो चैनल पे अपलोड हैं, आप लोग ज़रूर एक बार विजिट करके जाइएगा। तो आप लोग ज़रूर इसको एक बार देख करके और पढ़ करके जाइएगा। बिल्कुल यूनिक तरीका दिखाया, अगर आप लोग उस तरीके से सेंट्रल आइडिया लिखते हैं तो डेफिनेटली आप लोग को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देन आपका क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। 40 वर्ड में आपको लिखना है, ये आपके विस्तार से आता है। आपको ए और बी दिया है और ए और बी दोनों में ही आपके पास ऑप्शन है। ए में से इन दोनों में से आपको कोई करना है और बी में आपको इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है, और 4 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, मतलब 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। फिर वही चीज़ आपको कितने लाइंस का करना है, 4 लाइन से कम में आप लोग इसको मत लिखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या है, ये आपके विस्टार्स का ही लॉन्ग क्वेश्चन है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो 80 वर्ड्स में आपको ये क्वेश्चन करना है, ये भी 7 मार्क्स का है। ये कितने पेज का आपको करना है, एटलीस्ट 1 पेज आपको यहाँ पर करना है। 1 पेज का आंसर लगभग यहाँ पर आपका होना चाहिए। इसे भी दोनों में से कोई एक आपको करना है, और इसमें भी आप 3 हेडिंग बना करके लिखिएगा। हेडिंग वाइज लिखेंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है टीचर के ऊपर। तो एटलीस्ट 3 हेडिंग इंट्रोडक्शन, और फिर एक बीच में हेडिंग बनाइएगा जिसमें इसका आप आंसर लिखें, ठीक है, और एक कंक्लूजन की हेडिंग बनाइएगा। इंट्रोडक्शन में उसी तरीके से जिस चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन लिया गया है उस चैप्टर का नाम, उसके राइटर का नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको एटलीस्ट 1 पेज का आपको ये आंसर लिखना है। सो स्टूडेंट्स, ये आपका मॉडल पेपर था। तो फाइनल स्ट्रैटेजी मतलब कि आप लोग एक प्लान कर लीजिए कि आपको किस तरीके से वहाँ पर आंसर लिखना है, ठीक है। अगर आप लोग पहले से ही प्लानिंग कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए वहाँ पर क्वेश्चन करना। सभी इम्पॉर्टेंट आपके जो क्वेश्चंस हैं, सेंट्रल आइडिया है, वो सारे के सारे चैनल पे अपलोड हैं, जितने भी इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग ज़रूर एक बार चैनल पर जाकर के सभी वीडियोस, वो बहुत लेंदी वीडियोस नहीं हैं, आप लोग एक बार ज़रूर उन्हें चेकआउट कीजिएगा। बहुत ध्यान से काम कीजिएगा, राइटिंग बहुत अच्छे से बनाइएगा। जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आता है तो बच्चों जो फर्स्ट आवर ऑफ योर क्वेश्चन पेपर होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो पहले घंटे में आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपने एटलीस्ट मतलब 2 सेक्शंस जो हैं वो कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि लास्ट में आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाए रिवीजन करने के लिए। तो बहुत ध्यान से पेपर कीजिएगा, राइटिंग अच्छे से लिखिएगा। स्टूडेंट्स, ये आपका मॉडल पेपर था। आई होप मैंने आप लोग को काफ़ी कुछ समझाने की इसमें कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। So student, best of luck for your tomorrow exam. Thank you so much for watching my video.